हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री महत्वपूर्ण टिप्पणियां। यानी कि महत्वपूर्ण आपसे टिप्पणी पूछी जाती हैं, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले आज की इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हुए हैं जो कि आपके पेपर में लगभग 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, कैसे भी करके आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, हर पॉइंट को आपको समझना है और सारे पॉइंट साथ में नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिए हुए हैं, आपके प्रीवियस पेपर से मैंने देख के सारे लिए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड टाइम ना वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, स्कंदन लिखा हुआ है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कंदन पर शॉर्ट नोट्स बताइए, यानी कि टिप्पणी लिखिए स्कंदन पर। ठीक है, स्कंदन पर आप टिप्पणी लिखिए, इस तरह से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको बताना है स्कंदन भाई क्या होता है कि जब कोलाइडी कणों पर से आवेश को हटा लिया जाए, यानी कोलाइडी कण जो होते हैं हमारे, उस पर से अगर हम लोग आवेश को हटा लें, यानी कि लगातार जो हम लोग आवेश दे रहे होते हैं, अगर उस आवेश को हम लोग हटा लें तो ये कोलाइडी कण एक दूसरे से संयुक्त होकर बड़े कण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग स्कंदन कहते हैं। इतना सा आपको डेफिनेशन बतानी है। आपसे अति लोगों में पूछा जा सकता है, टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है, कैसे भी करके आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इसको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। और आपको शुरू में बताते चलें कि हमने भाई टारगेट रखा है 95+ का। हम लोगों को केमिस्ट्री में इस बार 95+ लेके आना ही आना है, चाहे जो भी कंडीशन हो। तो वो आप तभी ला सकते हैं जब आप छोटे बड़े सारे क्वेश्चन को साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो अगला हम लोग टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक कह रहा है पेप्टिकरण। भाई पेप्टिकरण क्या होता है, इस पर आपसे बोला जा रहा है कि टिप्पणी लिखिए। तो पेप्टिकरण पे आप बताएंगे, जब किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य या विलायक को मिलाते हैं तो उसकी क्रिया द्वारा अवक्षेपित कण कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस परिवर्तन को पेप्टिकरण कहते हैं। जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे पेप्टिक कारक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा है इस परिवर्तन को, जो परिवर्तन हो रहा है किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसकी अवक्षेपित कोलाइडी विलयन की अवस्था में जो भी परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग पेप्टिकरण कहते हैं। लेकिन जो उसमें पदार्थ मिलाया जा रहा है, जो भी हमको अवक्षेप में पदार्थ मिला रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टिकारक। ध्यान दीजिएगा, पेप्टिकरण और पेप्टिकारक अलग अलग है। पदार्थ जो मिलाया रहता है उसको हम लोग पेप्टिकारक कहते हैं, और परिवर्तन जो हो रहा होता है उसको हम लोग पेप्टिकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नोट्स है। 5 नंबर में मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है, 4 नंबर में भी, 3 नंबर में भी, जैसे भी एग्जामिनर का डिपेंड करता है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आपको बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जाना है, 100% तैयारी के साथ आपको पेपर में बैठना है। ठीक है, तो ये सारे आप पॉइंट नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस तरह की आपको और इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर भी लगातार मिलती रहेंगी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट आता है भाई ब्राउनी गति, यानी हम लोग जिसको इंग्लिश में कहते हैं जिगजैग मोशन। ब्राउनी गति क्या होती है, तो आपको बता दें, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। जो कोलाइडी कण होते हैं, यानी कि जो हमारा कोलाइडी विलयन होता है और उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं, तो हमेशा क्या होता है, वो सदैव टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं भाई। इस गति को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। यही जो हमारी मोशन होता है इसी को हम लोग जिगजैग मोशन बोले तो, या फिर ब्राउनी गति कहते हैं। आगे आप बता सकते हैं, इस तरह से आप लिख के आएगा, बिल्कुल आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। ब्राउनी गति का कारण भाई क्या होता है, कोलाइडी कणों के बीच टक्कर। जो ब्राउनी गति होती है उसका कारण क्या है, कोलाइडी कणों के बीच टक्कर होना। ठीक है, ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक भाई क्या क्या है, तो आप बता सकते हैं कणों का आकार और विलयन की सांद्रता, ये दोनों प्रभावित करते हैं ब्राउनी गति को। ठीक है, कणों का आकार कैसा है वो डिपेंड करता है, और विलयन की सांद्रता कैसी है। तो आप देखें, ठीक है, तो अब आपको बता दें ब्राउनी गति तो आप जानते हैं कैसे, जिगजैग मोशन, यानी कि कोलाइडी कण है। ये जो ब्लैक वाले देख रहे हैं आप, ये हमारे कोलाइडी कण हैं, और ये जो क्या है, ये आपस में जो क्या है, टकरा रहे हैं या फिर जिगजैग मोशन कर रहे हैं। इस तरह से जा रहा है फिर इधर आ रहा है, ऐसे करके ये मोशन चल रहा है, तो इसी को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, अगली दोस्तों हम लोग बात कर लें स्वर्ण संख्या। ठीक है, स्वर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको बताना। तो क्या में छोटा सा एक थ्योरी वो आप बता सकते हैं कि स्वर्ण संख्या रच्छी कोलाइड की mg में वह मात्रा है जिसे 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिलाने पर 10% सांद्रता वाली 1 ml NaCl मिलाने पर इनके होने वाले स्कंदन को रोक देती है। कहने का मतलब क्या है, किसी आप 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 10% सांद्रता वाली अगर 1 ml NaCl मिला देंगे तो उसमें जो स्कंदन हो रहा होता है वो उसको रोक देती है। यानी कि आप डायग्राम के थ्रू अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए, हमारे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें हमने क्या लिया हुआ है, mg रच्छी कोलाइड भरा हुआ है, और साथ में हमने क्या है 10 ml गोल्ड सॉल्ट भी इसमें मिला दिया है, और उसके साथ साथ 10% 1 ml NaCl मिलाने पर क्या होता है, इनके स्कंदन को रोक देता है। तो यही हमारी स्वर्ण संख्या कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायग्राम भी आपको बना के आना है, आपको बढ़िया पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लें, अगला टॉपिक भी कहता है बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो बिंदु दोष है कि किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या विचलन द्वारा जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं।
ठीक है, किसी क्रिस्टल में, कोई हमारा क्रिस्टल है उसमें अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता या फिर विचलन द्वारा जो भी दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग बिंदु दोष कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से समझ के चलिएगा, सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिए। ठीक है, अगला हम लोग बात कर लें भाई टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये भी आपसे पूछा आता है 5 नंबर में, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा आता है कि टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो कैसे आप टिप्पणी लिखेंगे वो आपको बताते चलें। आपको लिखना है, कोलाडी विलियन को अंधेरे कमरे में रखकर उसमें से प्रकाश की किरण पुंज को प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर उसमें एक शंकु जैसी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, आगे लिखा है कि इस घटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आपको एक डायग्राम के थ्रू बता दें, इसका जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। डायग्राम मैंने यहाँ क्या लिखा, एक जल में लिया हुआ है, जल में थोड़ा सा क्या लिया हुआ है, कोलाडी विलियन लिया हुआ है। इसको हमने एक अंधेरे कमरे में रखा है। ठीक है, अंधेरे कमरे में रखकर क्या हो रहा है, इसमें एक प्रकाश की किरण पुंज डाल रहे हैं। यहाँ से प्रकाश की किरण जब पुंज डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से क्या है, प्रकाश की किरण जा रही है। आगे थ्योरी में लिखा हुआ देखिए, लिखा है तो प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर, प्रकाश की दिशा के लंबवत हम लोग देख रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर देख रहे हैं। भाई रे ऐसे जा रही है, हम लोग भाई किरण ऐसे जा रही है, हम ऊपर से उसको देख रहे हैं तो कैसी दिख रही है, देखने पर एक शंकु जैसी आकृति हम लोग को यहाँ बनती हुई दिखने वाली है। तो शंकु जैसी जब आकृति दिखाई देती है तो उसी को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। डायग्राम जरूर बना के आइएगा ताकि एग्जामिनर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन हो सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। छोटा सा डायग्राम है, इसको आप रट भी सकते हैं और आप भी साथ साथ में इसको आप बना लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, बाद में आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाला है। ठीक, अगले हम लोग बात कर लें टॉपिक की। अगला टॉपिक कह रहा है दोस्तों एंजाइम उत्प्रेरक। भाई एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं ये भी आपको बताना रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एंजाइम उत्प्रेरक तो आप बताएंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो इसे एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा एक वर्ड है, यहाँ पर कहाँ पर कॉमा लगाना है ताकि आप उसको समझ में अच्छी तरीके से आ सके। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एंजाइम, यानी कोई रासायनिक हमारी रिएक्शन हो रही है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, उसमें कोई एंजाइम है तो वो उत्प्रेरक के रूप में अगर कार्य करे, यानी कि कोई एंजाइम जब हमारा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हैं, यानी कि जब हमारा कोई एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे तो उसे हम लोग एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात कर लें, अगला टॉपिक है हमारा अपोहन। अपोहन क्या होता है, अपोहन के बारे में आपको बता दें तो अपोहन में आप बताएंगे, जब अशुद्ध साल को अर्धपारगम्य झिल्ली में भरकर जल से भरे पात्र में लटका दिया जाता है तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाती हैं तथा शुद्ध साल थैली में शेष बच जाता है। इस प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, डायग्राम को अगर हम दिखाते चलें तो डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्या, अशुद्ध साल को एक अर्धपारगम्य झिल्ली में गांठ बांध के लटका दिया गया है जल से भरे एक पात्र में। यहाँ पर क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, पोटली बना के इसमें जो हमने अपने अशुद्ध साल को भरा है और जल से भरे पात्र में लटका दिया तो क्या होगा, तो अशुद्धियाँ धीरे धीरे जल में विसरित हो जाएंगी। तो इसमें से जो भी हमारी अशुद्धियाँ वो धीरे धीरे जल में क्या हो रही, घुल रही, धीरे धीरे इस पन्ने से निकलती हुई जल में विसरित हो जाएंगी तथा शुद्ध साल थैली में बच जाएगा। तथा यहाँ पर जो देख रहे हैं एकत्रित कुछ हो गया है साल, इसको हम लोग शुद्ध साल कहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध साल थैली में शेष बच गया है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग अपोहन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग अपोहन कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, और अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डी-सूल्जे नियम। हार्डी-सूल्जे नियम क्या है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि हार्डी-सूल्जे नियम को समझाइए। 4 नंबर में पूछा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा सकता है आपसे। तो इसको आपको तैयार करना है। हार्डी-सूल्जे नियम छोटा सा है, सूल्जे नियम आपको छोटा सा है, आपको याद रखना है। स्कंदन जो भी आपने इससे सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। आप बताएंगे इस नियम के अनुसार किसी आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है। हार्डी-सूल्जे का नियम हमारा कहता है जिस आयन की, कोई भी हमारा आयन है उसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होती चली जाएगी उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। कोई एग्जांपल के थ्रू बता दें, जैसे हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उसमें क्या एल्यूमिनियम जैसे लिखा है, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है भाई, 3+ है, 3 आयन इसमें संयोजकता रहती है इसकी। बेरियम की कितनी रहती है, 2+ रहती है। और सोडियम की भाई कितनी संयोजकता है, 1 संयोजकता सोडियम की। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी है, एल्यूमिनियम की है। तो Al को पहले लिखा, एल्यूमिनियम को लिखा, फिर उससे छोटी कौन है, बेरियम की है, फिर उससे छोटी सोडियम की। कहने का मतलब क्या है, जिस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होती जा रही उसकी स्कंदन करने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती जा रही है। यानी कि इन तीनों में स्कंदन करने की क्षमता किसकी होगी, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होगी, फिर बेरियम की होगी और सबसे लास्ट में सोडियम की होगी। तो फ्रेंड्स ये हार्डी-सूल्जे का नियम का स्टेटमेंट था और उसका एग्जाम्पल था। ठीक, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे या फिर कह सकते हैं आप इंपॉर्टेंट टिप्पणी थी जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुकी हैं, कई बार आपसे पूछी जा चुकी हैं।
तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गए होंगे और आपने उनको अच्छी तरीके से कहीं ना कहीं नोट करके रख लिया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।